नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का भाग एक को देखेंगे और उसी के साथ साथ में हम राज्य पुनर्गठन आयोग वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि ये इसी से संबंधित है। क्योंकि भाग एक में दिया ही राज्यों के बारे में गया है, राज्यों का गठन कैसे होगा, संघ कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि एडिशनल जो चीज़ें हैं उन्हें भी हम कवर कर लें इसमें। और आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो आप शेयर करो, और आप इससे पहले की वीडियो नहीं देख पाए हो उन्हें ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको करा दी हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो भाग एक में हमारे भारतीय संविधान के में क्या कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक है, यानी 1 to 4 है। ठीक है, और इसमें कहा क्या गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारा यूनियन है और उसकी टेरिटरी है उसकी बात की गई है। तो यूनियन इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जो यूनियन है, संघ है, उसका क्या है, राज्य क्षेत्र भी इसमें शामिल है, यानी संघ शामिल है और उसका राज्य क्षेत्र भी शामिल है। अभी बताएंगे आपको, ये दोनों वर्ड दोनों अलग अलग हैं। संघ अलग क्षेत्र वर्ड है और राज्य क्षेत्र अलग वर्ड है, टेरिटरी अलग वर्ड होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पढ़ने क्या जा रहे हैं हम इसमें। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या क्या मेंशन है संविधान के में, वो चीज़ देखेंगे। और दूसरी चीज़ देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो भी प्रावधान थे 1956 से पहले और 1956 के बाद। हमें पता है कि हम 1947 में जब आज़ाद हुए तो हमारी जो सारी रियासतें थीं वो हमारे भारत के साथ में शामिल हो गईं, बशर्ते 3 रियासतों को छोड़कर। 3 रियासतें कौन सी थीं, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पता है कि पुलिस कार्रवाई के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत हमने अपने भारत में शामिल किया था, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के, और जो बची थी जम्मू कश्मीर उसे हमने किसके तहत शामिल किया था, तो वो विलय पत्र के आधार पर। वो आज भी हमारी समस्या बनी हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर राज्य पुनर्गठन वाले पर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम संविधान के अनुच्छेदों को देखते हैं। ठीक है, एक एक आर्टिकल को। तो आर्टिकल 1 है, वो क्या कहता है, संघ का नाम होगा और उसमें उसका राज्य क्षेत्र होगा। यानी कहने का तात्पर्य है, आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम क्या है वो बताना है उसे, और राज्य क्षेत्र क्या है वो बताता है। तो संघ का नाम क्या रखा गया है, आर्टिकल का सब क्लॉज 1 देखेंगे हम। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1, उसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, एक्चुअली में ये ऐसे नहीं लिखा है, ये हमने लिख दिया है। इसे जो संविधान में लिखा है वैसे ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसमें लिखा है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। एक्चुअली में होना तो ऐसे ही चाहिए जैसे हमने लिखा था, क्योंकि अभी बात चल रही थी, आपने देखा होगा G20 का जो समिट हुआ था हमारे यहाँ, तब वहाँ पे इंडिया शब्द नहीं लिखा गया था, भारत शब्द लिखा गया। तब बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी कि अगर इंडिया शब्द को भी रखना है तो रखो, लेकिन भारत को पहले रखो, है ना। ये सारी डिमांड हुई थी। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में अभी भी क्या लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ होगा, इसमें बात की गई है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब देखो, हमने देखा है कि हमारा जो संविधान है उसमें हमने जो संघीय व्यवस्था अपनाई है, यानी हमने जो संघ बनाया है वो अमेरिका की तरह नहीं बनाया है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राज्यों को इकट्ठा करके संघ बनाया गया, यानी राज्यों का समझौता किया गया। ठीक है, लेकिन भारत में क्या किया गया, भारत में जनता ने समझौता किया है संघ के साथ। किसने, जनता ने समझौता किया है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ राज्यों को अलग होने की क्या है, परमिशन नहीं है। ठीक है, राज्य अलग नहीं हो सकते संघ से हमारे यहाँ। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और जो हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो किसके आधार पर है, हमने आपको बताई थी, तो वो कनाडा के आधार पर। किसके आधार पर, कनाडा के आधार पर। कनाडा में भी, यानी कनाडा में भी हमारे तरह की ही संघीय व्यवस्था पाई जाती है। ये चीज़ हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 1 के ही सब क्लॉज 3 में। देखो 2 में कुछ नहीं कहा गया, 2 में कहा गया कि पहली सूची के राज्य,
पहली अनुसूची में जो पहली अनुसूची हमने पढ़ाई थी उसमें आपको बताता, उसमें क्या था, संघ और उसके राज्य का नाम, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसमें 2 में बोला गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 कहता है भारत का राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र की डेफिनेशन देता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा, राज्य होंगे, यूटी होगी और अर्जित क्षेत्र होंगे। अब हम दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये संघ शब्द है ना, ये क्या है, संघ शब्द है, यूनियन है, और संघ का मतलब क्या था कि राज्यों का संघ था, यानी यहाँ पर संघ का मतलब क्या था कि यहाँ पर हमारे यूटी हैं और क्या है, राज्य हैं, इन्हें मिला के क्या बनता है, संघ बनता है, ठीक है। तो यूटी कितने वर्तमान में, 8, और राज्य कितने वर्तमान में, 28। तो इन्हें मिला के तो क्या बना, संघ बना। लेकिन जो टेरिटरी शब्द है यानी राज्य क्षेत्र शब्द है, ये संघ से भी व्यापक है। क्या है, संघ से भी व्यापक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या शामिल हो सकता है, राज्य भी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, राज्य भी शामिल हो जाएंगे, और हमारे जो यूटी है वो भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो अर्जित क्षेत्र है, अगर जो हम कोई क्षेत्र अर्जित करना चाहते हैं, यानी हम किसी से खरीदना चाहते हैं, किसी से कब्जा करना चाहते हैं, तो अर्जित क्षेत्र भी इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अर्जित जो क्षेत्र है वो भी इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए संघ छोटा शब्द है और टेरिटरी बड़ा शब्द है। अब टेरिटरी के अंदर तो आपने देखा है अपने भारत है ना, भारत के आसपास एक कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया के पास इकोनॉमिक जो जोन होता है हमारा, ठीक है, जो हमारी सीमा, नेशनल सीमा होती है, ठीक है। तो ये भी सब क्या है, ये टेरिटरी में ही आ जाएगी। अब ये जैसे मान के चलो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, इसके आसपास का एरिया भी किसका है, हमारा भारत का। या लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के आसपास का भी एरिया किसका, भारत का। तो ये सब क्या हो जाएगी, टेरिटरी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि संघ शब्द छोटा है और राज्य क्षेत्र बड़ा शब्द है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ बड़ा है क्या है या राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र बड़ा यानी टेरिटरी बड़ा शब्द है, ठीक है। तो ये तो होता है आर्टिकल 1 समाप्त। तो आर्टिकल 1 में क्या था, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ का नाम क्या है, इंडिया अर्थात भारत, जो कि क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यहीं पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो कह रहा है, नेक्स्ट बात कह रहा है आर्टिकल 1 में कि भारत का राज्य क्षेत्र, ये डिफाइन किया है पॉलिटिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में आप दो देखेंगे, हमारे संविधान में देखेंगे तो वहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो क्या है, इसमें क्या क्या शामिल होगा, राज्य शामिल होंगे, यूटी शामिल होंगे और अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य क्षेत्र जो बड़ा शब्द है, ठीक। अब दूसरा आर्टिकल है वो क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। अब देखो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना ये आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। देखो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इस आर्टिकल के तहत हम क्या करेंगे, जो भारत से बाहर के क्षेत्र हैं, क्या, भारत से बाहर के क्षेत्र यानी जो भारत के राज्य क्षेत्र में अभी भी शामिल नहीं है, उनको क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। अगर मान के चलना, जैसे हमने देखा सिक्किम था, सिक्किम शुरुआत में भारत का क्षेत्र तो नहीं था, लेकिन बाद में हमने क्या है, भारत में मिलाया। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलाया गया होगा, तो पिछली बात है 2 के तहत मिलाया गया है ना, आपको पता है। उसके लिए हमने बाद में संशोधन भी 2 किए थे। एक तो क्या है 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे आगे जब ये पढ़ाएंगे तब, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन, और एक था 36वां संविधान, इसमें आंशिक हमें राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को हमने दिया, और 36 में क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये किसके तहत लिया था हमने, आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में ये लिखा है, संसद उन राज्यों या क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है या मिला सकती है जो क्या है, बाहरी हैं। तो ये मिलाने की शक्ति किसके पास है, तो ये हमें पता होना चाहिए किसके पास, हमारी संसद के पास है, ठीक है। हमारी संसद को ये पावर दी गई है कि वो बाहर के क्षेत्रों को भी अर्जित कर सकती है, ठीक है। अगर कोई शामिल होना चाह रहा है या हम किसी पर कब्जा करना चाह रहे हैं ना, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे मान के चलो अपना कोई स्ट्रेटेजिकल यानी कोई चीज़ हो, उसे आप कब्जा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को उनको सबको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी कहीं से कब्जाने लग जाएंगे, ठीक है।
तो कहने का तात्पर्य है आर्टिकल 2 क्या कहता है कि बाहरी राज्यों का या बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश हमारे अगर भारतीय संघ में होता है तो किसके तहत होगा, तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। अगर सिक्किम की बात आपसे कह दी जाए अगर यहाँ पर, ठीक है, सिक्किम की बात कह दी जाए तो वो किसके तहत, तो सिक्किम आया था आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, ये क्या कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों, सीमाओं में परिवर्तन करने की किसकी शक्ति है, संसद की शक्ति। यानी कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 3 ये कहना चाह रहा है कि अगर भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर यानी जो इंडियन टेरिटरी है उसके भीतर अगर हम किसी राज्य का छोटा करना चाहते हैं सीमा क्षेत्र, या बड़ा करना चाहते हैं उसका क्षेत्र, या उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, या हम एक राज्य में से विभिन्न राज्य बनाना चाहते हैं, ये सारे काम आर्टिकल 3 के तहत कौन करेगा, तो वो हमारी पार्लियामेंट करेगी। ध्यान रखना ये विधानसभाओं को ये अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है, इस चीज को हमें क्या है याद रखना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और याद रखना चाहिए हमें, एक पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 3 के परंतुक में ही, परंतुक मतलब होता है उसके एडिशनल नॉलेज में, परंतुक में ये कहा गया है कि अगर किसी राज्य का जैसे नाम परिवर्तित होता है या सीमा परिवर्तित होती है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना उसे, है ना, कोई नाम परिवर्तित होता है या सीमा परिवर्तित होती है तो उससे जो प्रभावित राज्य है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य की विधानसभा से सलाह मांग सकता है, या कह सकते हो उससे सलाह देने के लिए कह सकता है, सलाह देने के लिए कह सकता है राष्ट्रपति। जब सलाह देने के लिए कह सकता है तो जब वो राष्ट्रपति को सलाह मिलेगी उस राज्य की विधानसभा से, उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखना क्या है, बाध्य नहीं है, यानी मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर जो अच्छी लगे तो मान सकता है, नहीं तो नहीं मान सकता, उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है तो हाँ मांग सकता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है उसकी सलाह को, ठीक है। तो ये तो हुए आर्टिकल 1, 2 और 3। अब हम देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 4, क्योंकि आर्टिकल अभी तो 4 रह गया ना इसमें। तो आर्टिकल 4 में क्या, आर्टिकल 4 में कुछ नहीं कहा गया, एक सिंपल सी बात कही गई है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संबंध में जो संसद विधि बनाएगी वो साधारण बहुमत से बनाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में परिवर्तन करने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यानी सिंपल मेजॉरिटी से बिल लाओ और संसद में पारित करो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके लिए 368 आर्टिकल का यूज नहीं होगा आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, ठीक है। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी विधियां बनाई जाएंगी, यानी संसद जो भी विधियां बनाएगी उसके लिए विशेष बहुमत या मान के चलो 368 आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लिखो आर्टिकल आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किए गए परिवर्तन, किए गए परिवर्तन, किए गए परिवर्तन, परिवर्तन, किए गए परिवर्तन सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः क्या होंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे।
माने जाएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य अर्थात 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 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में, ऐसे लिखो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन या बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी अगर आर्टिकल 2 में और 3 में अगर जो हम परिवर्तन कर रहे हैं तो। ठीक है, सामान्यतः, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाएगा। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या है? ठीक है, तो नोट करके लिखो आप लोग। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, नहीं तो लिख लिया करो आप लोग। ठीक है, अब विशेष परिस्थितियां क्या है अगर आपसे कहा जाए कि अगर मान के चलो कि कोई ऐसा क्षेत्र है कि ज़्यादा बड़ा है ना, कि वो किसी को देना है ना। जैसे हमने देखा था कि बड़े बड़े क्षेत्र को, राज्य के क्षेत्र को किसी को दूसरे को दे, है ना। जैसे 3 बीघा कॉरिडोर की बात, सॉरी बेरूवाड़ी मामला अगर आ जाए, है ना, तो बेरूवाड़ी मामला अगर देखा जाए तो बेरूवाड़ी मामला जो था 9वां संविधान संशोधन 1960 करना पड़ा उसके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ऐसा है कि इतना बड़ा क्षेत्र, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र अगर मान के चलो ऐसी कोई सरकार आ जाए कि जो किसी दूसरे देश के समर्थन में भी काम करने लग जाए, है ना, अब वो क्या करे, बहुत ज़्यादा भूभाग अपना भारत का किसी को दूसरे को दे दे, तब क्या होगा? तब दिक्कत आएगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर ज़्यादा बड़े भूभाग की बात आती है तब उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा अगर आप किसी को दे रहे हो तो, है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट बनाओ नोट करके। देखो, विशेष परिस्थिति में या कह सकते हो एक बड़े क्षेत्र का, देखो जब किसी बड़े क्षेत्र, जब किसी बड़े क्षेत्र या राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को, विदेशी राज्य को, देखो राज्य का मतलब होता है देश, है ना, विदेशी राज्य को देना है तो, आर्टिकल 368 उपयोग करना होगा, उपयोग होगा, ठीक है, उपयोग करना होगा। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो, देखो एग्जाम्पल में 9वां संविधान संशोधन हुआ था, हमें पता है कौन सा, 9वां। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन 9वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये हो कब रहा है? तो 1960 में हुआ था। कब हो रहा है? 1960। अब इसके द्वारा क्या किया गया, जो बेरूवाड़ी जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? बेरूवाड़ी क्षेत्र।
वेरुवाड़ी क्षेत्र उस समय किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था वो भी क्या था? पाकिस्तानी था। को दिया गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अगर जो अपना बड़ा क्षेत्र देना है तो वो क्या करना पड़ेगा? हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। किसके तहत? 368 के तहत। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, अभी हाल ही का, ज़्यादा पुराना नहीं है। देखो 100वां संविधान संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन कब आ रहा है? 2015 में, जो वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट है उसके आने के बाद। इसमें हुआ क्या? हमने सोचा कि भाई जो बांग्लादेश है उसके साथ में हमारी जो सीमा है ना, जो बाउंड्री है, उसे क्या करें हम, जो टेढ़ी मेढ़ी है उसे सीधी कर लें, है ना। तो हमने क्या किया, कुछ क्षेत्र अपने बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश के हमको कुछ क्षेत्र मिले, लेकिन हमने ज़्यादा क्षेत्र दिए। ठीक है, हमने ज़्यादा भूभाग दिया बांग्लादेश को। ठीक है, तो वो कब आएगा? वो इसी के तहत आएगा। किसके तहत? 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि अमेंडमेंट नंबर कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ बताएंगे, है ना, जब उस पर आएंगे संविधान संशोधन। तो कहने का तात्पर्य है 100वां संविधान संशोधन जो किया गया वो किसके लिए किया गया? लैंड देने के लिए। ठीक है, द्वारा भारत के कुछ क्षेत्र या इनक्लेव, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए। दिए गए। तो ये सीमा जब परिवर्तन हो रहा है तब क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी बड़े क्षेत्र हैं। अब वहीं पर आप कह दो कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं, अगर किसी को देना है, जैसे 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा? 3 बीघा कॉरिडोर हमने किसको दिया था? उस समय पूरी पाकिस्तान था, तो उसको दिया था, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगर संविधान संशोधन की आवश्यकता हर किसी चीज़ के लिए नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगर आपसे कहा जाए कि 3 बीघा जो कॉरिडोर था वो संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो नहीं दिया गया। वो कैसे दिया गया? वो ऐसे ही सिंपल संसद से एक लॉ बना दिया गया, विधि बना दी गई, कह सकते हो, एक अधिनियम बना के, और वो भारत ने बांग्लादेश को, उस समय तो पूरी पाकिस्तान था, नहीं उस समय बांग्लादेश बन गया था, है ना, क्योंकि 1974 की बात है, तो बांग्लादेश को वो दे दिया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई छोटा क्षेत्र है ना, यदि यदि कोई छोटा क्षेत्र है तो संसद संसद क्या कर सकती है? संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो संसद को संविधान संशोधन की संविधान संशोधन की संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है अगर कोई छोटा क्षेत्र अगर दे रहे हैं किसी को तो उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे एग्जाम्पल में कि हमने क्या किया, 1974 को बांग्लादेश को देश को 3 बीघा, कौन सा? 3 बीघा को गलियारा, 3 बीघा गलियारा या कॉरिडोर गलियारा दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिंपल सी बात,
कि सिंपल यानी मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया और वो दे दिया गया। ठीक है, तो ये तो चीज़ हुई, हमने क्या देखी, संविधान में जो उल्लेख हैं इन चीज़ों के उनकी देखी थी। ठीक है, लेकिन अब इससे इतर एक चीज़ और देखते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या देखे कि आर्टिकल 1 में क्या है, उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र का नाम की बात की गई है, उसका क्षेत्र क्या होगा। 2 में कहा गया है कि भारतीय राज्य में बाहर के राज्यों को या बाहर के क्षेत्रों को शामिल किया जाना। और 3 में क्या कहा गया है कि अपने भारतीय राज्य क्षेत्र के यानी जो इंडियन टेरिटरी है उसके अंडर जो भी चीज़ हैं, जो भी सीमा है, उसमें नाम परिवर्तित कर सकते हो, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हो, या उस नाम में यानी एक राज्य में से 2 राज्य बना के उनके नाम रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, झारखंड बना बिहार से। ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे तेलंगाना अभी हाल ही बना था 2014 में आंध्र प्रदेश से। तो ये सब क्या है, ये आर्टिकल 3 के तहत होंगे। ठीक है, जो सिक्किम आया भारत में वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। और आर्टिकल 4 कहता है कि हमें क्या करना है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां सामान्यतः संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थिति में आप लोग अगर अपना जमीन किसी को दे रहे हो तब हमें क्या है, संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 2015 का। अब हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन। ठीक है, क्या देखते हैं, राज्य पुनर्गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं राज्य पुनर्गठन से भी। ठीक है, आप लोग देखोगे क्वेश्चन लगाओगे तब पता चलेंगे। इसी में हम देखेंगे कौन सा राज्य कब बना। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें यहीं पर देखी जाएंगी। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन, अगर हेडिंग डालो राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन, ठीक है। इसमें हुआ क्या, अगर हम देखें, हम पहले देखते हैं 1956 से पहले की बात। 1956 की बात इसलिए देख रहे हैं कि 1956 में क्या हो रहा है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जो कि 1953 में जो कह सकते हो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके आधार पर था। इसीलिए हम 1956 के पहले की बात देखेंगे और 1956 के बाद की बात देखेंगे। 1956 में क्या कहा गया, अगर देखा जाए उससे पहले, तो सबसे पहले आज़ादी के बाद हमें पता है 1947 में आज़ादी मिली। अब 1947 में आज़ादी मिली तो उसके बाद में फिर हमें महसूस हुआ कि हम अपने राज्यों का बंटवारा कैसे करें। ठीक है, यानी नए राज्य कैसे बनाएं, कौन सी सीमा कौन से राज्य की रहे, उसके लिए क्या क्या हम काम करें, या भाषा के आधार पर करें, या हम अपने प्रशासनिक दृष्टि से करें, या हम के यानी कोई धर्म के आधार पर करें। धर्म का तो आधार हमारा होना ही नहीं था उसलिए। ठीक है, तो धर्म के आधार पर तो बंटवारा पाकिस्तान का हो गया, पाकिस्तान चला गया भारत के बंटवारा के बाद। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या है देखी। अब उसके लिए हमने क्या किया, 1947 के बाद पहली बार हमने क्या किया, एस के धर आयोग बनाया। ठीक है, तो आप हरी डालो एस के धर आयोग, एस के धर आयोग। ऐसे भी लिख दे रहा है, एस के धर आयोग। ठीक है, एस के धर आयोग, जो एस के धर आयोग था उसकी स्थापना कब हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए तो आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद नवंबर 1947 को। कब, नवंबर, कब हो रही है, नवंबर 1947। ठीक है, आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई है तो स्थापना आप बताओगे कि नवंबर 1947 में हुई। कब हो रही है, नवंबर 1947 में। और ये पहली बार आयोग का गठन किया गया। कौन सा था ये, आज़ादी के बाद कहला, अच्छा बताओ कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पहला ही तो आज़ादी के बाद ही है, तो आज़ादी के बाद पहला, आज़ादी के बाद
पहला आयोग था, पहला आयोग था। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट कब दी? इसने बहुत जल्दी रिपोर्ट दे दी। अब अगर देखा जाए इसने रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट कब दी, तो ये दे रहा है दिसंबर 1948 में। कब? दिसंबर 1948। कब दे रहा है? दिसंबर 1948। अब इसने रिपोर्ट में बोला क्या, ये चीज़ हमें से बहुत पूछी जाती है। तो इसने बोला क्या, इसने रिपोर्ट जो दी उसमें बोला क्या? तो रिपोर्ट में क्या प्रावधान थे? रिपोर्ट में प्रावधान ये थे कि इसने बोल दिया कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न किया जाए। क्या बोला इसने? केवल केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न किया जाए, न किया जाए। ठीक है, इसमें क्या शामिल किया जाए? अन्य प्रावधान भी शामिल किए जाए। अन्य प्रावधान भी शामिल किए जाए। ठीक है, क्या किया जाए? अन्य प्रावधान भी शामिल किए जाएं। ये चीज किसमें बोली? एस के धर आयोग में। ठीक है, ये चीज किसमें बोली जा रही है? एस के धर आयोग में। ये चीज हमें पता होना चाहिए कौन से आयोग में बोली गई। तो सबसे पहला आयोग कौन सा था? एस के धर आयोग था। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? नवंबर 1947 में। इसने रिपोर्ट कब दी? तो दिसंबर 1948 में। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, कह सकते हो। ठीक है, इसने कहा केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि दूसरा आयोग कौन सा बना था। ठीक है, इसमें दूसरा आयोग जो बना था वो कौन सा था? जेवीपी आयोग था। कौन सा था? जेवीपी आयोग था। जेवीपी आयोग का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये तो थे इसमें शामिल। अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद दूसरा आयोग कौन सा बनता है? जेवीपी आयोग। कौन सा? जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग कौन सा बनता है? जेवीपी आयोग। जेवीपी, जे का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वी का क्या है? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और पी का क्या है? तो पट्टाभी सीतारमैया। कौन से? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, रमैया होगी, हाँ सही है, मात्रा नहीं लगेंगे, रमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया थे, इसके सदस्य थे, यानी ये 3 सदस्य थे। ठीक है, तो 3 सदस्यीय आयोग था। अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्यीय आयोग था, ये 3 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हो रही है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसकी स्थापना कब हो रही है? 1948 में। ठीक है, स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कब स्थापना हो रही है, तो 1948 में स्थापना हो रही है। अगर इसने रिपोर्ट दी तो वो रिपोर्ट भी तुरंत दे दी इसने, है ना, कुछ दिन बाद ही। और उसके बाद में इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर यानी राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, है ना। इसने क्या कहा? तो रिपोर्ट इसकी याद रखो। रिपोर्ट क्या था? रिपोर्ट में क्या प्रावधान थे? तो इसने कहा कि भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर राज्यों राज्यों का गठन न किया जाए, ठीक है। तो इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मना कर दिया। लेकिन होता क्या है कि ये सब कुछ चल रहा था, यानी सरकार समय समय पर अपने काम कर रही थी। लेकिन होता क्या है कि 1952 में आगे चलता गया ये सारी चीज़ें, क्योंकि विभिन्न विभिन्न राज्यों में भाषा के आधार पर डिमांड बढ़ती गई कि भाषा के आधार पर हमारे निर्माण हो, भाषा के आधार पर निर्माण हो। तो यही सारे डिमांड को करते हुए 1952 में आंध्र प्रदेश में रामालोक नाम का एक व्यक्ति, जो गांधीवादी व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, अनशन करना शुरू कर दिया। और अनशन करते करते उनका क्या हुआ, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई अनशनकारी की, तो सरकार पर दबाव आया। तो सरकार पर जो दबाव आया उसके तहत 1953 में आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, ठीक है। अब जब एक का कर दिया तब औरों की भी डिमांड बढ़ने लगी, तो उसके लिए फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। तो हम थोड़ा लिख लें, इसमें कुछ बात है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अब बात क्या हो रही है, तो 1952 यानी 1952 में 52 में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में गांधीवादी नेता, या ऐसा कह सकते हो आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग तेज हुई, या कह सकते हो आंदोलन शुरू हुआ। बनाने की मांग का आंदोलन शुरू हुआ। इसी को लेकर गांधीवादी नेता क्या नाम था, देखो कहीं कहीं को मिल जाएगा पोट्टी, कहीं पोट्टी, ठीक है। और कहीं 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 मिलेगा श्री रामुल्लू, कहीं कहीं मिलेगा श्री रामुल, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। तो गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलू, ठीक है, रामुलू, पोट्टी श्री रामुलू की 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 के, हाँ क्यों 52 में हो रहा है ना, हाँ 1952 को मृत्यु हो गई। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हो गई, अब क्या होगा, सरकार पर दबाव बढ़ता गया। यानी इसके बाद क्या हो रहा है, सरकार पर दबाव बढ़ा, ठीक है। तो सरकार पर इसके बाद क्या हुआ, सरकार पर दबाव बढ़ा और सरकार ने क्या किया, एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। और 1 अक्टूबर, कौन सा,
1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नया राज्य घोषित किया गया है, गठन किया गया। नया राज्य का गठन किया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नए राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का कब हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 1953 को हो रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, 1 अक्टूबर 1953 को नए राज्य का गठन हो रहा है। अब होता क्या है, सरकार पर अब दबाव बन गया अन्य राज्यों का। अन्य राज्यों का दबाव बना तो राज्य सरकार ने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। तो अब हेडिंग डालो कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, हेडिंग डालो। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। पुनर्गठन आयोग 1953। ठीक है, 1953। ये कई बार हर एक परीक्षा में आया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्य कौन थे। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। तो इसका स्थापना कब हो रही है, 1953 में। इसके अच्छा, इसमें कितने सदस्य थे, तो ये 3 सदस्यीय आयोग था। तो अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष कौन थे, कोई बता सकते हैं? फजल अली। कौन थे? फजल अली। इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, फजल अली। ठीक है, इसके और 2 इसके अन्य सदस्य थे। तो अन्य सदस्य कौन से थे, तो 2 थे। कौन से थे, कोई बताओ? हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। और दूसरे कौन से थे, तो के.एम. पाडेकर, के.एम. पाडेकर। ठीक है, नहीं ये एक और का लगाओ तब ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये सही है, के.एम. पाडेकर। ठीक है, ये क्या थे, इसके सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, अध्यक्ष थे फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाडेकर इसके सदस्य थे। अब इसमें क्या हुआ, इसने रिपोर्ट दी। अब इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट अगर आपसे पूछी जाए तो इसने कब दे रहा है, तो 1955 में अपनी रिपोर्ट दे रहा है। कब दे रहा है, 1955 में अपनी रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी इसने, और रिपोर्ट जब सौंपी सरकार को। ठीक है, अब रिपोर्ट सौंपने के बाद इस रिपोर्ट में था क्या, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि क्या होना चाहिए, 16 तो राज्य बने और कितने यूटी बने, 3 यूटी बने। इसने बताया कि 16 राज्य और 3 यूटी, कितने, 3 यूटी की बात की। लेकिन सरकार ने इसकी कुछ बातें मानी,
लेकिन बहुत सारी बातें नहीं मानी। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसके बाद सरकार ने इस रिपोर्ट के बाद में क्या किया, एक 1956 में नए राज्यों का निर्माण किया। क्या? 1956 में नए राज्यों का निर्माण किया। ठीक है, कितने राज्य थे? अब वो थे 14 राज्य और 6 यूटी, और 6 यूटी थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। कब बनाए गए? 1956 में। तो आपसे पूछा जाए कि नए राज्यों का निर्माण जो हुआ है उससे कौन से राज्य बने, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन कितने बने? तो 14 राज्य, 6 यूटी बने। ठीक है, इससे पहले क्या था कि 1956 से पहले राज्यों को ए, बी और सी, डी 4 कैटेगरी में बांटा गया। अगर आप लोगों को कभी पूछा जाए तो देख लेना। इससे पहले आप लोग लिखो या स्क्रीनशॉट लो। अब हम देखते हैं कि 1956 से पहले कौन से राज्य की कैटेगरियाँ थीं। ठीक है, 1956 से पहले 4 श्रेणी के राज्य थे। ठीक है, तो 1956 था से पहले 4 श्रेणियों के राज्य थे। चार श्रेणियों के राज्य थे। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे लिखवाए दे रहे हैं। तो वो श्रेणी कौन सी थी? ए में क्या था, कोई बताएंगे? ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन। वो कौन सा था? ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन, गवर्नर या वायसराय, गवर्नर का शासन। ठीक है, एक तो इस प्रकार के, इसमें क्या था, या ऐसे लिख दो। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे लिखो जैसे हमने पढ़ाए थे आपको। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत थे जो हमने पढ़ाए थे आपको, चाहे तो मुंबई हो, चाहे संयुक्त प्रांत हो, ये सब असम हो, ये सब क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब दूसरे कौन से थे? तो विधानमंडल के, देखो विधानमंडल के साथ शाही शासन। शाही मतलब यहाँ के राजे रजवाड़े। विधान मंडल के साथ साथ शाही शासन। कहने का तात्पर्य है, यह विधानमंडल तो आ गया, लेकिन अभी भी शाही शासन की कुछ चीज़ें बनी रही। क्योंकि आपको पता है जब रियासतों का हमने एकीकरण किया तो उस समय कुछ राजा रजवाड़ों को विशेष अधिकार दिए गए थे, है ना। तो उसमें विधानसभाएं तो रहीं, लेकिन राजे रजवाड़ों के भी कुछ शासन रहे थे, लेकिन वो बाद में सब धीमे धीमे करके समाप्त कर दिए गए। अब सी कैटेगरी में कौन से आएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो लिख लो इसमें, ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। ठीक है, मुख्य आयुक्त मतलब कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, वो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त, आयुक्त सॉरी, मुख्य आयुक्त का शासन। ठीक है, तथा शाही शासन। शाही शासन। इस तरह के राज्य क्या थे? जैसे आप कह सकते हो अजमेर था, भोपाल था, जैसलमेर था, बिलासपुर था, दिल्ली था, है ना, हिमाचल था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, इसमें शामिल किए गए थे। इसमें कौन से शामिल हो जाएंगे? जैसे हमने देखा था कि राजस्थान था, सौराष्ट्र था। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल थे। इसमें तो आपको पता ही है जो ब्रिटिश प्रांत थे, मद्रास हो, चाहे बम्बई हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो,
है ना, चित्रशंख प्रांत हो, ये सब इसमें थे। ठीक है, अब रह गया डी श्रेणी। डी श्रेणी में कुछ नहीं था, अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था सिर्फ। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप तथा अर्जित क्षेत्र। तो डी जो कह सकते हो कैटेगरी थी, उसमें क्या था, अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार तथा अर्जित क्षेत्र, यानी कोई अर्जित क्षेत्र का जब हमें इसमें लेना चाहते हैं वो वाला। ठीक है, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र ये क्या थे, 1956 से पहले थे। जब 1956 के हमारे नए राज्य बने, उसके बाद इन राज्यों का क्या हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये राज्य कब तक रहे, तो 1956 तक रहे। 1956 के बाद इन राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब आप लोग लिखो कि हमारे ये जो राज्य बने, जो नए, अब उनके बाद में नए नए राज्यों का निर्माण कब हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नए नए राज्यों का निर्माण कब हो रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो आपसे पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, गुजरात का निर्माण कब हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल का निर्माण कब हुआ, नागालैंड का कब हुआ, सिक्किम का कब हुआ, ये सारे राज्यों की डेटें आती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्रम से लिखेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाओ, नवीन निर्मित राज्य, यानी नए राज्य, नवीन निर्मित राज्य। ठीक है, नवीन निर्मित राज्य। ठीक है, वह यूटी भी देख लेंगे, क्या बुराई है। तो अब इसमें ज़्यादा देर न करते हुए बस इसमें क्या करो, स्थापना कब हुई, उसकी डेट क्या थी, बहुत सारी चीज़ें लिख लो। अब नंबर 1 लिखो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हमने देखा था, कब था, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, इसका गठन हो रहा था। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। ध्यान रखना, बम्बई प्रांत था ये। कौन सा प्रांत था, बम्बई प्रांत था। बम्बई प्रांत में से मराठी लोगों की महाराष्ट्र बन गई और गुजराती लोगों की गुजरात बन गई। यानी गुजराती भाषा वाले थे उनको गुजरात दे दिया गया, और जो मराठी भाषा वाले थे उनको महाराष्ट्र दे दिया गया। तो अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर, तो महाराष्ट्र व गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, ये कब बन रहा है, तो 1 मई 1960 को। कब, 1 मई 1960 को, 1960 को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड। ठीक है, अगर नागालैंड की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो लिख लो इसमें भी, देखो 1 दिसंबर 1963। ध्यान रखना, इसके लिए जो एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, वो कब लाया गया था, 1962 में लाया गया। ठीक है, अगर ऐसा कभी पूछ ले तो अधिनियम 1962 में, लेकिन राज्य का निर्माण कब हो रहा है, 1963 में नागालैंड का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब। वैसे ईमानदारी है कि पंजाब का रीयूनिफिकेशन हुआ था, उसके बाद क्या बना, हरियाणा बना, और हरियाणा और पंजाब के बीच में जो विवादित क्षेत्र था उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ बना दिया गया था। ठीक है, तो लिखो हरियाणा, अब हरियाणा का निर्माण कब हो रहा है, जैसे अभी हमने आपको बताया कब हो रहा है, 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, और इसी समय क्या बनेगा, चंडीगढ़ भी बन जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ का इसी में लिखना चाहो तो। ठीक है, हरियाणा और चंडीगढ़। नेक्स्ट लिखो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश था उसका निर्माण कब हो रहा है, तो उसका भी हो रहा है, चलो लिख लो, 25 जनवरी
ध्यान रखना, इन डेटों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, एक ये डेटें हैं ना इनका, ईयर याद रखना, ठीक है, ईयर याद बनी रही तो सब कुछ सही करा होगा, ठीक है। लेकिन ये इसलिए लिखवा दिए कि आप लोगों को थोड़ा महसूस हो कि भाई हमें डेट लिखवाई है ना। तो लिखो, क्या लिखा, 25 जनवरी 1971, 1971, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये ऊपर वाले आप लोगों ने लिख लिए होंगे, साफ कर दें। ये सारे लिखते चला करो, ठीक है ना, क्योंकि लिखते चलोगे तो उनसे क्या होगा, आपके जल्दी याद हो जाएंगे, नहीं तो ये याद नहीं होते हैं इतनी जल्दी, ठीक है। लेकिन हाँ, क्रम से लिख लोगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, 5वें नंबर तक हो गए। 6वें नंबर पर, तो 6वें नंबर पर हम देखते हैं मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ये सारे राज्य बने थे, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अब ये कब बनते हैं, तो 21 जनवरी को बनते हैं, ठीक है। कब बनते हैं, ये 21 जनवरी 1972 में, 1972 में, 21 जनवरी 1972 को बनते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, कब बन रहे हैं ये तीनों राज्य, 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सिक्किम, सिक्किम, जो सिक्किम था उसके लिए देखो दो चीज़ें याद रखना। दो चीज़ें क्या है कि इसके लिए दो संविधान संशोधन हुए थे। दो संविधान संशोधन कौन से हुए, 35वां और 36वां, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, वो भी कब हो रहा है, आया था 1974 में था, लेकिन वो भी 75 में हो रहा है, ठीक है, 1975, ठीक है। एक संशोधन हो रहा है 36वां, 36वां भी कब हो रहा है, 1975। इसमें क्या हुआ, आंशिक रूप से राज्य का, यानी भारतीय संघ में एक आंशिक रूप के राज्य के रूप में इसे शामिल कर लिया, कह सकते हो यूनियन टेरिटरी के रूप में, या कह सकते हो आंशिक क्षेत्र के रूप में। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत क्या हुआ, इसे पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। इसके तहत क्या बनाया गया, इसे पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। इस चीज को याद रखना, और ये डेट भी याद रखो, तो 16 मई था, ठीक है। 16 मई 1975 को सिक्किम क्या बना, राज्य बन गया, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट लिखो, 8वां पॉइंट लिखो, मिजोरम, मिजोरम लिखा नहीं, हाँ ठीक है, मिजोरम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों कब बन रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो लिख लो 20 फरवरी, 20 फरवरी था, हाँ 20 फरवरी, 20 फरवरी कब, 1987, 20 फरवरी 1987, 1987 में, कब बन रहे हैं, 1987 में, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ये दोनों कब बन रहे हैं, 20 फरवरी 1987 को। और अगर देखा जाए कि गोवा, गोवा, तो गोवा कब बन रहा है, तो गोवा का भी याद रखना, ये कब बन रहा है, 8 मई, सॉरी 30 मई को, 30 मई 1987, कहने का तात्पर्य ये डेट अब देखो यहाँ पर काम कर जाएगी, और ये राज्य दे दिए जाएं तब डेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों 1987 में ही हैं, ठीक है, चाहे गोवा हो चाहे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हो। तो इनका ध्यान रखना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को है 1987 में, और गोवा क्या है, 30 मई को है 1987 में, ठीक है। अब क्या है, बस कंप्लीट है, अब टेंशन मत लो, बस होने वाले। अब देखा जाए कि नए राज्यों का निर्माण अब किस किस का रह गया, जैसे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कितने तारीख को बनना है तो ये पता होना चाहिए हमें, 1 नवंबर। ठीक है, अभी इनकी डेट एक ही है, 2000 में ही बने। ठीक है, इसलिए इसी यहीं लिखवा देना है छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको पता है उत्तराखंड बना था, पहले उत्तरांचल के नाम से बना था लेकिन अब उत्तराखंड है। उत्तराखंड ये आपको पता है कि 9 तारीख को बना था, 9 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद एक राज्य और बनता है, वो कौन सा था, झारखंड। झारखंड, झारखंड कब बनना है तो 15 नवंबर को बनना है, 15 नवंबर। ठीक है, ये ईयर कौन सी थी तो ये 2000 थी, वर्ष कौन सी थी 2000, यानी 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके बाद में 9 नवंबर को उत्तराखंड, और झारखंड कब है 15 नवंबर को। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब एक राज्य और रह गया है, वो कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना, अब तेलंगाना आपको पता है 2014 में बना, तो इस चीज को पता होना रखो आप लोग कि लास्ट वाला राज्य था, तो 2 जून 2014 को बना था। ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये तो रहे सारे क्या है, राज्य। कुछ यूनियन टेरिटरी का और लिख लो बस 2 मिनट में, उसके बाद फिनिश करते हैं। देखो, हमें पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अगर जो अच्छा नंबर लाना चाहते हो एग्जाम में तो ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर हाँ ये पढ़ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन बचेंगे नहीं आपके। बचें तो हम तो रोज़ कहते हैं आपसे, हमें बताओ कौन सी क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, क्योंकि बचेंगे ही नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, इतना अच्छा आपका कंटेंट बना के लेके चल रहे हैं कि आपके ये क्वेश्चन बच ही नहीं सकते। ठीक है, ये गारंटी है। ठीक है, हाँ इतना अपन लोगों के पास में तामझाम नहीं है। ठीक है, तामझाम मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, अभी थोड़े संसाधनों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ने से मतलब है, मेरा मानना ये होता है। और आप लोग बताओ ये सही है मानना या गलत है ना। तो कभी कुछ किया नहीं जा सकता, अभी जो संसाधन है उसके साथ ही चला जा सकता है। ठीक है, जब संसाधन बढ़ेंगे तो सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन मज़ा ऐसे ही आता है हाथ से लिखने के बाद में पढ़ाने से, हम भी लिखते हैं और आप भी लिखते हैं। ठीक, अब हम देखें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। यूटियों का निर्माण देखा जाए तो आप देखो कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार द्वीप है, इन्हें क्या यूटी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो 10वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन। ठीक है, कौन सा, 10वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना 10वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हो रहा है, ये आया कब था ये भी याद होना चाहिए हमें, 1962 में आया था। ठीक है, इसके द्वारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, इन्हें क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया। इसके तहत किसे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली यूटी बनाया गया, है ना। क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया, बनाया गया। ठीक है, यूटी बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दमन द्वीप को यूटी कब बनाया गया था, ठीक है, तो वो 12वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। तो पौंडचेरी का लिख लो आप लोग, 14वां संविधान संशोधन। कौन सा, 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब आ रहा है 14वां संविधान संशोधन, ये आ रहा है आपका 1962 में, ये भी
1962 में बहुत संशोधन कर लिए गए थे, है ना। इसके तहत क्या किया गया, पौंडुचेरी, पौंडुचेरी को क्या बनाया गया, एक यूटी बनाया गया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि चंडीगढ़ कब बनाया गया, तो चंडीगढ़ तो हमने अभी थोड़े दिन पहले, थोड़ी समय पहले ही बताया था कि इसमें नहीं, कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया। कौन सा, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आएगा, उसकी तहत क्या बनाया गया, चंडीगढ़ बनाया गया था। ठीक है, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो 1966 में बनाया गया। अगर आपसे कहा जाए दिल्ली, दिल्ली का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का जरूर लिखना, है ना, दिल्ली का जरूर लिखना। दिल्ली कब कौन से संशोधन के तहत बनाया गया, तो दिल्ली के लिए संशोधन हुआ था 69 में, उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, यूटी का, है ना, यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बनाया गया। ये हम आपको पढ़ाएंगे जब जनसंख्या पढ़ाएंगे उसमें, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है, राजधानी क्षेत्र क्या है ना, दिल्ली राज्य क्या है, ठीक है, नई दिल्ली क्या है, पुरानी दिल्ली क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पढ़ाने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो 69वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, ये हो कब रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए, 1991 में आया था, 91 में, और ये 1992 में लागू हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसके तहत क्या किया गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो वो 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में आया था, ये लागू 1992 में हुआ था, तो इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था दिल्ली को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का रीयूनिफिकेशन कब हो रहा है, तो 2019 में हो रहा है, इसे भी लिख लो, नहीं तो ये बुरा मानेगा कि सब कुछ पढ़ा दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्यों नहीं अलग किए, है ना, क्योंकि 2019 से पहले क्या था, एक ही राज्य था, वो था जम्मू कश्मीर, ठीक है, और वो विशेष राज्य की श्रेणी में था। अब लेकिन क्या है, अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, विधानसभा सहित यूटी बना दिया गया है, और लद्दाख को विधानसभा रहित यूटी बनाया गया है। ठीक है, तो लिखो जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ये कब आ रहा है, 2019 को, ठीक है, कब आ रहा है, 2019 को। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर अब दो भागों में बांट दिया, है ना, दो भागों में कैसे बांट दिया कि एक तो क्या बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक तो यूटी बना, वो कौन सा बना, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू व कश्मीर, ठीक है, एक तो यूटी ये बन गया, और एक यूटी में क्या बनाया, लद्दाख, ठीक है, क्या बनाया, लद्दाख। अब ये जो यूटी है ये विधानसभा सहित है, विधानसभा सहित, यानी इसमें विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा सहित, और ये यूटी है ये क्या है, विधानसभा रहित, विधानसभा रहित, यानी इसमें विधानसभाएं नहीं है। यहाँ पर क्या बैठेगा, या प्रशासक बैठेगा,
यहाँ पर कौन बैठेगा? तो यहाँ पर 2 लोग शासन करेंगे। एक क्या होगा? उपराज्यपाल होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सीएम होगा। लेकिन सीएम के पास पावर कैसी रहेगी कि जैसी पौंडुचेरी में, ठीक है, पौंडुचेरी जैसी व्यवस्था रहेगी इसमें, ठीक है। इसमें ये व्यवस्था रहेगी और इसमें ये व्यवस्था रहेगी। ये बात समझ में आ गई। अब बाद में एक और जो लाया गया था उसके तहत क्या किया गया? 2019 में दमन और दीव और दादर नगर हवेली को भी इकट्ठा कर दिया गया है ना। अगर आपसे पूछा जाए दमन और दीव दादर नगर हवेली अब अलग नहीं रहे, अब वो क्या गया है? एक यूटी बन गया है। तो बस उसे और लिख लो एक लाइन। हेडिंग बनाओ आप लोग एक, बस 1 मिनट की बात और है। देखो, दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव दमन और दीव विलय विधेयक, विलय विधेयक, ठीक है। ये कब आ रहा है? 2019 में ये भी आया, ठीक है। इसके तहत क्या कर दिया गया कि दादर और नगर हवेली ये क्या था? ये एक अलग यूटी था, ठीक है। और ये दमन और दीव एक अलग यूटी था। इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है? एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि वर्तमान में बताओ कितने राज्य हैं भारत में और कितने यूटी हैं, तो अगर देखा जाए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भारत में यानी भारतीय संघ है उसमें कितने? 28 राज्य और कितने हैं? 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं, ठीक है। तो वर्तमान में ये सिनेरियो है हमारे भारतीय संघ का, ठीक है। कंक्लूजन ये निकला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और इसके क्वेश्चन हम लोग देखा करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ा देंगे उनके सारे के क्वेश्चन देखेंगे सैटरडे संडे में, है ना। सैटरडे संडे में क्वेश्चन देखा करेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।